अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक ही मुतालबा, लगातार 15 रोज़ के जलसे, हज़ारों कारकुन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च यानी लॉन्ग मार्च का हासिल वसूल क्या रहा? सिर्फ तोड़फोड़, जलाओ घेराव और ट्रांसपोर्ट की बंदिश, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील हुई और ना ही इलेक्शन की तारीख दी गई और इमरान खान सैकड़ों किलोमीटर रुकावटों से भरा रास्ता तय करके इस्लामाबाद पहुंच भी गए, मगर वहां धरना देने की बजाय सिर्फ चंद मिनट की तकरीर करके सब खत्म करके वापस चले गए। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। लेकिन जाते जाते बहुत से सवालात और बहुत सी अफवाहें छोड़ गए, जैसा कि क्या अचीव हुआ, क्या कोई तसल्ली बख्श कॉल आ गई, लेकिन कॉल कैसे आई, किसने की? उन्होंने तो कॉल वाले सारे नंबर्स ब्लॉक कर रखे हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ के रात भर शेलिंग के धुएं में पुलिस के साथ लड़ाई मार कुटाई करते करते कारकुनान के लिए एक ही तसल्ली बच जाती थी कि इमरान खान की हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है, कोई बातचीत हो गई है, कोई यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं। और ऐसी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को भी मिली। लेकिन ये क्या, कप्तान आज जब लॉन्ग मार्च की शदीद थकन के आराम के बाद बाहर निकले तो सारी उम्मीदों पर खुद ही ये कहकर पानी फेर दिया कि कोई डील हुई है, ना ही डील, ना ही एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता हुआ है। क्या कहा इस हवाले से इमरान खान ने, ज़रा देखिए। अगर वहाँ खून खराबा हो जाता, मुल्क में इंतशार बढ़ना था। ये मेरे मुल्क का नुकसान था। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। नाज़रीन, ये तो हकीकत है कि इमरान खान ने उस रोज़ लॉन्ग मार्च ख़त्म करते हुए हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने लगभग 2 हफ्तों के जलसों में अपने कारकुनान का जो खून गरमाया और फिर एक जो क्योस से भरा लॉन्ग मार्च किया, तो क्या वो आइंदा 6 रोज़ के लिए अल्टीमेटम के लिए था? आज उन्होंने कहा कि अब की बार तैयारी के साथ हम वापस आएंगे। क्या कहा इमरान खान ने, देखिए। हम 6 दिन दे रहे हैं। इन्होंने वाज़े तौर पे ये ना बताया कि असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। ये मैं अब फिर से निकलूंगा और मैं आपको वाज़े कर दूं कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। मेरा फैसला है, मैंने इनको कबूल नहीं करना। मैंने इनके खिलाफ जहाद लड़नी है। मैं आप सबको कहता हूँ, सारी कौम तैयारी करे अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। इमरान खान की इस 6 दिन के बाद वापस आने वाली धमकी से भी सवाल उठता है कि क्या अभी मामलात के हल होने में खदशात बाकी हैं। लेकिन इमरान खान ने पहली बार एक ख़ास बात भी की है जो पहले उनकी सियासत में कहीं नज़र नहीं आती। उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के बाद अपने सियासी हरीफों के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने की भी पेशकश की है। हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि नेगोशिएशंस में ये होगा कि इलेक्शंस आपको अनाउंस करने पड़ेंगी जून के महीने में। नाजरीन, ये बात तो बहुत खुश आइंद है कि जो इमरान खान शहबाज शरीफ को एक मुजरिम कहते हुए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर नहीं बैठे, हालांकि वो एक आईनी ड्यूटी थी। फिर इंतखाबी इस्लाहात पर भी उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात को वो अवॉइड करते रहे। अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए? ऐसा क्या हुआ कि वो जीत के आखिर में मैच छोड़कर चले गए? और ऐसा क्या हुआ जिसकी पर्दादारी है? दूसरी तरफ सबसे बड़ा सियासी पॉइंट ऑफ कंटेंशन यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स और तरामीम, जिन्हें तहरीक इंसाफ बड़े जोश और खरोश से लेकर आई थी, उन्हें एक ही झटके में मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। ना रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और ना ही उनके अंदाज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक रहा। नाजरीन, यहाँ आपको थोड़ा सा ये भी बताऊँ कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट इतने अहम क्यों हैं। इस वक्त लगभग 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे ममालिक में मुकीम हैं और वो वहीं रहकर पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्हें वोटिंग का राइट है, ना ही कोई निज़ाम कि उनका जो वोट है वो कैसे दिलवाया जा सकता है। इन समंदर पार पाकिस्तानियों को अगर वोटिंग का हक मिल जाता है और वहीं से मिलता है जहाँ जहाँ उनके एड्रेसेस हैं, तो उनके वोट कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में फैसला कुन हो सकते हैं। यानी किसी की भी जीत और हार में इन अहम
वोटों का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट हैं ये तो उनकी जेब में है, और ये हकीकत भी है क्योंकि इमरान खान ने उन्हें वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए खासी जद्दोजहद की है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का ये मानना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास वोटिंग राइट तो हों लेकिन इंटरनेट या ईवीएम के जरिए वोट का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के लाए गए वोटिंग राइट के कानून को मौजूदा हुकूमत के अंडू करने को क्या इमरान खान ने मान लिया है और क्या इसके साथ भी मुज़ाकरात मुमकिन है, क्योंकि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ भी कह चुके हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन में जाने में कोई हर्ज नहीं। तो कल के इंतखाबी इस्लाहात के बाद क्या उनके एतराज़ात भी दूर हो गए हैं? अगर इसका जवाब है हाँ तो फिर क्या इलेक्शंस के लिए रास्ता साफ है? नाज़रीन, इसी पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, बहुत ही हैरान कुन फैसला था इमरान खान का। उन्होंने ज़ाहिर है एक फ़ज़ा बनाई थी कि इस्लामाबाद वो पहुँचेंगे, हर सूरत पहुँचेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक इलेक्शंस की डेट का ऐलान नहीं कर दिया जाता और असम्बलियों को तहलील नहीं कर दिया जाता। तो बड़ा शॉकिंग था हम सब के लिए कि इतनी कोशिशों के बावजूद जब अगर वो पहुंचे ही तो ऐसा क्या प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 6 दिन के बाद आप फैसला करें। जो खबरें सामने आ रही हैं, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये जो हुकूमत है ये अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो क्या बनेगा आप लोगों के अल्टीमेटम का सर? देखिए, कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद मैं बयान देने की पोजीशन में हूँगा। कल 2 बजे 2:30 बजे पेशावर प्राइम मिनिस्टर ही मेरे मुंह से निकलता है। इमरान खान ने मीटिंग बुलाई है कोर कमेटी के लोगों की और उसमें तफसीली बातें होती हैं, उसमें तफसीली बात होगी। 5 लोग शहीद हो चुके थे, सारी रात शेलिंग हो रही थी, कोई इंसानी तकाजे हैं, कोई मामलात हैं, औरतें थी, बच्चियां थी। सो क्या फैसला होता है कल, तो कल के फैसले के बाद मैं आपको बयान देने की पोजीशन में होऊंगा कोर कमेटी के बाद। इस वक्त अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे ही अखबारी खबर होगी। बाकी हर कोई यही कहता है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। हम भी थे तो हम यही कहते थे हम मुद्दत पूरी करेंगे, ये भी मुद्दत पूरी कर लें। और जो इन्होंने 30 रुपए इंडिया ने कम किया पेट्रोल, इन्होंने 30 रुपए ज्यादा किया है और ये अपनी सियासी कबर खुद खोदने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल बयान देने की कल की अहम इमरजेंसी कोर कमेटी मीटिंग है, ठीक है, वो तो कल के फैसले होंगे आप लोगों ने 6 दिन के बाद क्या करना है। लेकिन शेख साहब, जब ये फैसला हुआ कि हमने वापस जाना है, आप सब लोगों को, सीनियर जो लोग हैं, आप लोगों को एतमाद में लिया गया था या आप लोगों के लिए भी सब कुछ शॉकिंग था? देखिए, फैसला तो लीडर ही करता है ना। फैसला तो लीडर ने किया है। शॉकिंग था या नहीं शॉकिंग था, जब ये फैसला हो गया तो हमने उस पर अमल किया और मैंने आपको मेन खबर दे दी है। अब आप इसको जितना मर्जी लंबा कर लें कि अहम खबर का फैसला जो है कल होगा। कल इमरजेंसी कोर कमेटी मीटिंग बुलाई है इमरान खान ने, तो उसमें जो 15-20 लोग हैं वो मिल बैठ के फैसला करेंगे और वही फैसला पार्टी का फैसला होगा। सही है शेख साहब, अब जिस तरह 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा रही है हुकूमत, तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि ज़ाहिर है अगर तनकीद का निशाना बनेंगे, आवाम की नज़रों में अगर नेगेटिव किसी का इमेज जाएगा तो मौजूदा हुकूमत का जाएगा। कल को आपसे तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अगर ये मुद्दत पूरी करते हैं तो फिर क्या एतराज़ होगा? फिर तो आप लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग कल को जवाब देने ही होंगे आवाम को कि भाई हमने 30 रुपए लीटर नहीं बढ़ाया, भाई हमने तो 10 रुपए लीटर कम किया था। तो आप इनसे पूछें, बोझ तो सारा उन पर पड़ेगा। सर, जवाब ये है, अभी ये बिजली की कीमत बढ़ा लें, दूसरी बढ़ा लें, फिर ये बातें करेंगे और हम इनको मुद्दत नहीं पूरी करने देंगे। कल की मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अहम फैसले होंगे कल कोर कमेटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब,
मुसलसल जलसों के बाद और एक ही बयानिया अपनाने के बाद कि साजिश हुई है जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत को गिराया गया, मैं इस्लामाबाद आऊँगा, तब तक बैठूँगा जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाती और नए इलेक्शंस की डेट नहीं दे दी जाती। लेकिन जिस तरह अचानक से मार्च को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया और फिर 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, ज़ाहिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितना हैरान कुन था आपके लिए इमरान खान का ये फ़ैसला? शुक्रिया शादिया। देखिए, हाँ सरप्राइज़ तो था, लेकिन अगर आपको याद हो, शायद आपसे भी गुफ्तगू करते हुए और जगह भी मैंने हमेशा ये बात की थी कि इस लॉन्ग मार्च में और 2014 के धरने में फ़र्क ये है कि 2014 का धरना बड़ा मैनेज था और जाहिर है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल थी। इस वक्त जो सूरत हाल थी वो कदर मुख्तलिफ थी, यानी इस वक्त जो है वो मैनेज नहीं था ये पूरा लॉन्ग मार्च और उसके बाद धरने का प्लान। और उस वक्त हुकूमत भी ज़ाहिर है ज़्यादा हॉस्टाइल थी, इमरान खान भी उस हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात इमरान खान के अच्छे नहीं हैं। लिहाजा आप एक ऐसी मार्च को लेके जा रहे हैं कि जहां आपकी डिमांड बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट भी जो अपने आप को न्यूट्रल कह रही है वो उस सिलसिले में कोई रोल प्ले उस तरीके से नहीं कर पा रही और ना ही हुकूमत से आप बात करने को तैयार हैं। तो मुझे लेकिन आज तो बड़ी बदली टोन थी, बड़ा नरम लहजा था, वो घन गरज नहीं थी, वो धमकी आमेज लहजा नहीं था, वो मुज़ाकरात करने के लिए भी आज तैयार हैं खान साहब। देखिए, वो जो सूरत हाल थी उसमें जाहिर है वो जिस तरीके से उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आए कि मैं 20 तारीख की जो डेडलाइन उन्होंने दी थी उसके बाद उसको 2 दिन के लिए पोस्टपोन किया। उन्होंने कहा मैंने इसलिए पोस्टपोन किया कि मुझसे कहा गया कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, उसके बाद मज़ीद इंतज़ार का कहा गया। तो एक शुकूक व शुबात थे, लेकिन फिर भी वो समझ रहे थे कि ये जब मार्च लेके मैं वहाँ जाऊँगा तो चीज़ें उस लिहाज से कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आई। उनके पास से एक डिफ़िकल्ट चॉइस थी। अगर वो धरने पे बैठते तो उनको कभी इम्कान इस चीज़ का था कि हुकूमत धरने पे धरना जो है उसको बैठते नहीं देती उनको। और वैसे भी उन्होंने मेरा ख्याल है एक बड़ी गलती ये की कि उन्होंने लोगों से कहा कि आप डी चौक पहुंच जाएं। उससे ज़्यादा बेहतर था कि अगर वो F9 पार्क जो उनको दिया गया था वो जो जगह दी गई थी उधर चले जाते और उसके बाद डेवलपमेंट देखते एक आध दिन में क्या डेवलपमेंट हुई है। लेकिन उन्हें ये नज़र आ रहा था कि कोई बहुत खातिर खा जो है गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। लिहाजा उन्होंने बेहतर जैसे पॉलिटिक्स में आप स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। और जिस तरह उन्होंने एक फिगर बताई थी कि 20 लाख लोग पहुंचेंगे, सिर्फ केपी से ही ज़्यादा लोग हमें तो वहाँ पे नज़र आए। ज़ाहिर है इमरान खान का जो काफिला था जिस तरह वहाँ पहुँचा, पंजाब में आपको पता है क्या सूरत हाल सी, लोगों को निकलने नहीं दिया गया, कितने ज़्यादा छापे मारे जा रहे थे, लोगों को पकड़ा जा रहा था। एक वो भी तो एक फेस सेविंग के लिए उन्हें कोई रास्ता चाहिए था ना। 20 लाख लोग तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे ऐसे सिचुएशन में। देखिए 20 लाख वैसे भी कभी नहीं होते। 20 आप लाख लोग 2 लाख लोग लेके पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ा मजमा होता है। और इस्लामाबाद में अगर लाख आदमी कहीं खड़ा हुआ हो तो वो 5 लाख ही लगता है। ये बात अपनी जगह। दूसरी ये कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई। उन्होंने हद से ज़्यादा जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मारा, जिस तरीके से ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से ये जानते हुए भी कि ख़वातीन अपने बच्चों के साथ आई हैं, जिस तरह टेयर गैस का इस्तेमाल हुआ, वो किसी भी तरीके से एक सिविलियन गवर्नमेंट को, एक जमहूरी हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। तो मेरा ख्याल है क्योंकि ये पार्टियों की हुकूमत है, जो पार्टियाँ अपोजिशन में ये सब कुछ भुगतती आ रही हैं, उनकी हुकूमत में इस तरह का इक़दाम जो है काबिल मज़म्मत है। लेकिन इमरान खान को अब जबकि वो 6 दिन बाद फिर ये बात कह रहे हैं, उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए अपनी एहतजाजी तहरीक में। ये बार बार लोग जो है दोबारा इतना इजी होगा चार्ज करना लोगों को, कारकुनों को। वही कह रहा हूँ कि जिस तरह देखिए 27 मार्च को उन्होंने बुलाया लोगों को इस्लामाबाद, वहाँ एक तकरीर की जिसमें उन्होंने वो लेटर लहराया था। फिर अब ले गए आप 25 मई को। बार बार लोग जो है इस तरह के मार्च में हर बार नहीं जा सकते। ये सिचुएशन इमरान खान साहब को समझनी पड़ेगी, उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए कि देखिए ये हुकूमत तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है।
आप कितना दबाव डालेंगे, कैसे दबाव डालेंगे? इस्टेब्लिशमेंट से अभी तक कोई बहुत मेजर ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको अपनी प्लानिंग को तब्दील करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करना पड़ेगा। हर मर्तबा लॉन्ग मार्च और धरने से बात नहीं बनेगी। मेरा ख्याल है लेकिन अब जो हुकूमत ने इकदाम किया है, इंतखाबी इस्लाहात और नैब कावानीन जो तरमीमी बिल मंजूर कर लिया इन्होंने, ज़ाहिर कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, फिर सेनेट से मंजूर हुआ। बज़ाहिर तो हुकूमत का यही मकसद था हुकूमत में आने का। जरदारी साहब ये भी कह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अल्लाह ऐलान करती है कि हम जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं करेंगे, नैब कवानीन में तरमीम नहीं करेंगे, तब तक ये हुकूमत रहेगी। बज़ाहिर तो ये मकसद पूरा हो गया है उन लोगों का, मौजूदा हुकूमत का। लेकिन आज फिर ये खबरें आ रही हैं कि मौजूदा हुकूमत ने इत्तेहादियों से मिलकर ये फैसला किया है कि वो अपनी जो मुद्दत है ये पूरी करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है, एजिटेशन मजीद बढ़ेगी, जलसे जुलूस एहतजाज हालात मजीद ख़राब होंगे जितना ये लिंगर होन होगा इलेक्शंस का फैसला? देखिए, साल भर का मसला है। मसला ये है कि हुकूमत ने अभी कुछ गैर मकबूल फैसले किए हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमत, अब वो उसमें टारगेटेड सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। टारगेटेड सब्सिडी किस तरह इम्प्लीमेंट होगी इसको भी देखना है। इसमें अगर आप इस तरह का रिलीफ देते हैं कि मोटरसाइकिल वालों को, उसका किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन महंगाई तो आएगी। देखिए, उसके अलावा अभी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, उसमें कैसे आप सब वो देंगे? और ये सारी कीमतें जो हैं, ये एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे बहुत बड़ा बोझ होती हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अभी कुछ सख्त फैसले करेगी, बजट में भी थोड़ा सा सख्त फैसले करेगी। उसके बाद उनका ख्याल ये है कि अगर हम 6 महीने या इस साल के आखिर तक जो है डॉलर को 170 या 180 की सतह पे ले आते हैं, और फिर हम जो है अगले बजट में, जो अगला बजट उनके जहन में है कि हम मई में दे दें अगला बजट 2023 माफ़ कीजिएगा 2023 में, और उसमें हम बड़ा रिलीफ लोगों को दें। यही गवर्नमेंट इस वक्त, और हर गवर्नमेंट यही करती है कि आखिरी बजट जो है वो उसमें रिलीफ देती है। लेकिन ये तमाम सियासी जमातों को, शादिया तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, या PMLN हो, या दीगर जमातें जो पार्लियामेंट में होती हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि मईशत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये क्योंकि आज आप कहेंगे कि हम IMF में नहीं जाएंगे, कल आपको जाना पड़ेगा। कल आप कहेंगे हम IMF में नहीं जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। आपको पता है आपको जाना, तो लोगों से झूठ ना बोलें, लोगों को सच बताएं, लोगों को बताएं कि लेकिन इतने सख्त फैसलों का आपको नहीं लगता मौजूदा हुकूमत में जितनी पार्टीज हैं, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा? देखिए, जो बड़ी जमात, देखिए शादी, जो बड़ी जमात होती है, नुकसान भी बड़ा उसी का होता है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून कुछ ऐसे इक़दाम आगे जाके करती है जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर, जिससे जो है वो थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिलता है, तो शायद उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। आज की सूरत हाल, अगर इमरान खान इतना दबाव बढ़ा देते हैं, इतना पूरे मुल्क में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसके नतीजे में ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएँ या हुकूमत ख़त्म हो जाए और फिर नए इंतखाबात हों, तो जाहिर है इन जमातों को नुकसान होगा और उसका फ़ायदा 100% इमरान खान को होगा। लेकिन अगर अगले साल इलेक्शन होते हैं तो फिर सूरत हाल शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान विन विन सिचुएशन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जिन मुश्किल फैसलों की काफ़ी अरसे से बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, बिलाखिर वो फैसले मौजूदा हुकूमत ने ले ही लिए कि IMF की शर्त के आगे महंगाई मार्च करने वाली हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सियासी दबाव कम होते ही हुकूमत एक्शन में आई और पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी। उधर इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म करके वापस गए और उधर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये का यकमुश्त इजाफा कर दिया और इस इजाफे के साथ ही पेट्रोल की नई कीमत तकरीबन 180 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही अवाम अब दुहाइयाँ देने लगे हैं। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे पर अवाम क्या कहते हैं, आज हमने उनकी राय ली है, देखिए।
हम वो पिछली हुकूमत से जो है छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ये उसके जो है बाप निकला। बात इन्होंने पहले भी झूठ बोली थी आवाम से और आज भी ये झूठ ही बोल रहे हैं और आइंदा भी ये लोग झूठ ही बोलेंगे। इस तरह करेंगे कि बस बाइक वगैरह घर में खड़ी करके अपने लिए साइकिल वगैरह खरीद लेंगे। बुरा फैसला आवाम के लिए, अच्छा फैसला अगर होता तो ज़रा आवाम खुश होती। आवाम तो ऑलरेडी रोल रही है, पिछले गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी। हर चीज़ जो है जो इसकी कीमतें डबल हो गई हैं, ये 30 रुपये बढ़ने से आम आदमी के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है इस चीज़ की। कल जो किराया था वो 400 रुपये था, अभी 550 ले। इनको गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है, ये आए दिन पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ाते रहते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पेट्रोल आप 30 रुपये बढ़ा दिया गरीब आदमी के, अब आयल 50 रुपये और बढ़ जाएगा। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आए किस लिए थे फिर आप? डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल की प्राइसेस आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। मुतासिर तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अब क्या करें, साथ साथ में चलना पड़ेगा। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। जो पार्लियामेंट के अपने जो उनकी फैसिलिटेशन उनको कम करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए था इनको। PTI आई है, नॉन लीग आई है, पीपल पार्टी आ रही है, हर कोई अपने मफाद के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए, रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो है ना तल हकीकत है, ये सबको जो है ना मानना पड़ेगा। 150 पे तक कौन सा लाया? इमरान खान साहब लेना आया नहीं। 30 रुपये महंगा हो गया तो कौन सा आसमान गिर जाएगा? आलमी मंडी में महंगा हो गया तो यहाँ भी महंगा होगा, इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? अब ये तो नहीं सिर्फ पेट्रोल महंगा हो गया, अभी तो और चीज़ें भी इसके बाद महंगी होगी। ना इमरान खान ने कुछ किया, ना इन्होंने कुछ किया, ना ये कुछ करेंगे। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें साबका इमरान खान की हुकूमत ने फरवरी 2022 से रोक रखी थी, जबकि 11 अप्रैल से मौजूदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। हालांकि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IMF से इमदादी पैकेज लेते वक्त ये डील की थी कि तवानाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर महीने इजाफा किया जाएगा। हुकूमत को इस वक्त मुल्क में डॉलर लाने की अशद ज़रूरत है और इसके लिए IMF के कर्जे के साथ साथ सर्टिफिकेट किसी भी शर्त पर चाहिए। और IMF ये चाहता है कि बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, टैक्सेस लगाओ, सब्सिडी को ख़त्म करो। और अगर हुकूमत ये सारी शराइत को मान लेती है, जैसा कि काम तो शुरू हो गया है, तो यकीनन महंगाई का वो तूफ़ान आएगा जिसमें गरीब आवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और इस वक्त IMF पाकिस्तान को मुज़ाकरात के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं और पुराने पैकेज को भी ख़त्म किया जा चुका है। थोड़ा इसमें जो मुआहदा है उसके माजी को भी जानते हैं। नाजरीन, ये IMF के साथ मुआहदा 2019 में उस वक्त हुआ था जब ना तो कोविड की वबा फैली थी, ना ही अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हुआ था और ना ही बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई की जो सूरत हाल आज है ये उस वक्त नहीं थी। लिहाजा IMF के साथ होने वाले मुआहदे की कई शिकें और शराइत पाकिस्तान के मारूजी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। इसलिए हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुआहदे में नरमी की जाए, मगर IMF अपने मुआहदे पर डट गया है और पाकिस्तान पर यह वाज़े कर दिया कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई के शोबे में दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म नहीं की जाएगी तो IMF इमदाद नहीं देगा। लिहाजा हुकूमत के पास आखिरी ऑप्शन पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी कम करके कीमतें बढ़ाने का था। चूँकि गुज़श्ता 3 महीनों से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था, इसलिए यकमुश्त 30 रुपये बढ़ाने पड़े, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा इजाफा साबित हुआ। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो उधर डॉलर की कदर में कमी आ गई, जबकि स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान नोट किया गया। इशारे तो ये बताते हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी पर हुकूमत मज़ीद कमी लाती है, IMF से पैकेज मिल जाता है और 3 महीनों तक इंपोर्ट की पाबंदी बरकरार रहती है, तो पाकिस्तानी जो मईशत है ये संभल सकती है और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच सकता है। मगर दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने का मतलब ये है कि एक आम शख्स के रोज़मर्रा अखराजात में कई 100 रुपए का बैठे बिठाए इजाफा हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक ख़ानदान का माहाना राशन का खर्च 10 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान था तो अब वो बढ़कर 13,000 रुपये से 18,000 रुपये तक चला जाएगा। आटा, घी, चीनी समेत सब्ज़ी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ हर फील्ड की पैदावारी लागत में ज़ाहिर है इजाफा हो जाएगा, जिसका वाज़े ये मतलब है कि महंगाई तो ज़रूर बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो एक आम पाकिस्तानी का क्या बनेगा? क्या हुकूमत एक आम शख्स को रिलीफ दे पाएगी? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे वज़ीर मुमलिकत बराए फ़िनांस आयशा गौस पाशा साहिबा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा आपका। आयशा साहिबा, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत जितना इसको डिले कर सकती थी वो किया, 45 दिन लगे ये फ़ैसला करने में, अब मज़ीद हुकूमत से IMF का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, प्रेशर जितना आ रहा था IMF की तरफ से, ज़ाहिर है पैसों की ज़रूरत है, IMF के जो किस्त है वो लेट हो रही है,
इसी वजह से हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप ये बात मुनासिब कर रही हैं कि IMF से जो हमने पिछली हुकूमत में एग्रीमेंट किया हुआ था, उसमें उन्होंने ये सारी चीजों पे पहले ही से IMF के साथ कमिटमेंट किया हुआ था। अब हुआ ये कि दिसंबर तक तो वो बात सारी जो IMF के प्रोग्राम पे थी वो चलती रही, ठीक ठाक रहा IMF का प्रोग्राम। उसके बाद दिसंबर के बाद गवर्नमेंट ने ये सारे इक़दाम ले आए जो कि IMF से किए गए वादे की बरखिलाफी थी और इसकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा। देखिए, पॉइंट ये है कि इस वक्त बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है पूरी दुनिया में। जिस तरह पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यूक्रेन की रशिया की यूक्रेन की जंग चल रही है, सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सारे बेसिक चीजों के भी। तो ये इसको कीमत को आर्टिफिशियली पाकिस्तान में कम रखना, हम जेब से हुकूमत के पैसे जा रहे थे, रोज हर महीने के हमको 106 बिलियन रुपए देने पड़ रहे थे सिर्फ ये सब्सिडी करने के लिए। तो पिछली हुकूमत जब ये अब हम कह सकते हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा या कुछ और मजीद मुश्किल फैसले करने बाकी हैं, जैसे बिजली की कीमत आप लोग मजीद बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा जो लग्जरी इंपोर्ट आइटम्स इनकी इंपोर्ट पर पाबंदी लगी है उसको रिट्रेल आप लोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं अभी? देखिए, गुजारिश में जरा बात अपनी मुकम्मल करने की अगर इजाजत मिले मुझे। देखिए, हमें ये पिछली हुकूमत में अगर वो रहते तो वो भी करते, इसलिए कि उनके पास भी फंडिंग नहीं थी। ये गलत बात है जब वो कॉम्स को धोखा देते हैं और ये कहते हैं कि हमने आके कर दिया, वो तो कुछ और इरादा रखते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। IMF से करना ही करना था, वो भी ये उनका भी ये सिलसिला था। अब बात रही ये IMF इस वक्त ये जो हमने हालात छोड़े हैं इस वक्त, जैसे ट्रेड डेफिसिट हुआ है, जो डॉलर का हमारा रिजर्व की पोजीशन है, जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट की यानी हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो आप देखें, या जो आप हमारी डॉलर की जरूरियात इस मुल्क में है इंपोर्ट फाइनेंस करने के लिए, इसमें आप बैलेंस देखें तो बिल्कुल क्लियर है कि हमको अपना घर खुद ही ठीक करना है। हाँ, जो आप अपने इनकम से ज्यादा खर्चे अखराजात बर्दाश्त कोई घराना नहीं कर सकता। इसी तरह ममालिक भी अपनी इनकम से ज्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपना घर ठीक करना है, मामलात को आगे बढ़ाना है। IMF की हम इस वक्त मुल्क को जरूरत है। आप उसकी वजह से हमारे बहुत से बंद ताले खुलते हैं, हमें IMF की फंडिंग भी मिलती है। उसके बाद जो बाकी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह है, उनकी फंडिंग भी अब इस पे ही लगी हुई होती है कि आप IMF से कंफर्ट लेटर लेंगे और वो IMF प्रोग्राम चलता होगा तो होगा। गवर्नमेंट का पिछला प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था उनकी इन हरकतों की वजह से जो उन्होंने की। लेकिन आपको लगता है कि पिछली हुकूमत ने जो 10 रुपए सस्ता किया था वो सस्ता ना करते तो ये प्रेशर इतना ना बढ़ता? देखिए, वो बिल्कुल गलत किया उन्होंने और वो कोई पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने अच्छाई नहीं की। मेरी बात ये मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहती हूँ कि आप जो बात कह रही हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है और अगर ये नहीं बढ़ाते तो अफरात ये जो है आपका कीमतों में इतना इजाफा नहीं होता और मुल्क की हालत बेहतर हो जाती, कैसे होती? इसलिए कि आप कर्जाजात लेते हैं इसको फंड करने के लिए। जब आप कर्जे लेते हैं तो ये तो सारे लोगों को पता हो जाना चाहिए, तो उससे तो और बुरा इन्फ्लेशन आता है और ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। तो हमारे पास जो दो चीजें चॉइसेस थे, उनमें से जो ज्यादा मुश्किल चॉइस थी वो ये होती कि अगर हम ये चीज नहीं बढ़ाते और मुल्कों को मजीद कर्जों के मुसीबत में दबाते और वो कर्जे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आयशा साहिबा, वो ये कि इमरान खान ने आज भी बात की और हमेशा ये बात करते हैं वो कि हम तो 30% सस्ता तेल लेने जा रहे थे रशिया से। इंडिया ने लेकर अपने वहाँ पर कमी कर दिया पेट्रोलियम मसनूआत में, 9 रुपये फी लीटर उन्होंने कमी किया। उन्होंने कहा जब हम ये मुआहदे करने जा रहे थे, हमारी बातचीत चल रही थी, तो हमें साजिश करके निकाल दिया गया। तो बात यह है कि ये ज़ाहिर है हुकूमत टू हुकूमत, एक मुल्क से एक दूसरे मुल्क तक अगर मुआहदे चलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ शख्सियात से वाबस्ता तो नहीं होते ये मुआहदे, तो एक रियासत से मुआहदे होते हैं। तो अगर इमरान खान की हुकूमत रशिया से नहीं कर सकती तो मौजूदा हुकूमत ये चीज़ आगे लेकर नहीं चल सकती?
मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब से ये पूछ लिया जाए, कोई कागज दिखा दें अगर कोई बात इस तरह की हुई थी। क्या कोई रशा ने कह दिया था हम 30% पे कम देंगे? कोई पेपर हम देखना चाह रहे हैं, हमने तो बड़ी मेहनत करके खोजना चाहा कि वो कोई कागज हमें मिल जाए, कोई हमें एविडेंस मिल जाए। इतने बड़े बड़े दावे हुए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं मुल्क को, कौम को, कहीं तो कोई कागज होता उसको सपोर्ट करने का, हमें बात नहीं मिला। तो बिल्कुल वाज़ेह बात ये है, जो कह रहे हैं वो सिर्फ कह रहे हैं। मैं इससे ज्यादा सख्त लैंग्वेज नहीं बोल सकती, इसलिए मैं इस तरह की लैंग्वेज, अब कौम को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें अगर कोई कागज मिलता और वो तेल 30% कम में हम ले आते, जो हमारे मुल्क की रिफाइनरी में कंपैटिबल होता, रिफाइनरी चल सकता, रिफाइन हो सकता, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं लाते? हमें कोई पसंद आ रही थी, हमें तो खुद ये बड़ा बोझ था हमारे दिल पे कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन हमें ये भी पता था अगर हम नहीं करेंगे तो पाकिस्तानियों के साथ मजीद जुल्म हो रहा होगा, जो ये अब हमें नहीं। लेकिन एक आम आदमी को आप लोग ये बात कैसे समझाएंगे? जाहिर है एक आम आदमी के अखराजात तो बढ़ गए, आमदनी तो जाहिर है उस तरीके से नहीं बढ़ी। एक आम आदमी को शायद ये कंसर्न नहीं है कि उनको तो ये भी नहीं किसी बेचारे को बंदे को पता, बाहर जाके पूछ ले कि IMF किस बला का नाम है। तो एक आम आदमी तक तो ये प्रेशर गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि आम आदमी की जो छोटी से छोटी अशिया है ना रोजमर्रा घर की, वो महंगी हो गई है। तो एक आम आदमी तक आप लोग ये मैसेज कैसे देंगे कि हम बड़े मजबूर थे जिसकी वजह से हमने ये फैसला किया? देखिए, हमारे आम पाकिस्तानी भी हैं, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, हमारे अच्छे लोग हैं। उनको ये बात का इल्म है कि हुकूमत जब हम उनसे गलत बयानी करते हैं, वो आपको यकीन कीजिए वो समझ जाते हैं। पॉइंट जो आपको बताने का ये है कि इस वक्त जो आम आदमी को हमने ये डाला है, हम कोशिश ये दिल से कर रहे हैं कि हम उसको किसी तरह रिलीफ दे सके। अब इंशाल्लाह अनकरीब आपको प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा पैकेज देने वाले हैं इंशाल्लाह, जिससे एक आम आदमी पाकिस्तान में जो अफरात-ए-ज़र बढ़ेगा, इसकी वजह से हम उसको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहेंगे। देखिए, अफरात-ए-ज़र आम आदमी को सर आंखों पे, बट रिलीफ एक बड़े आदमी को, एक बहुत अमीर आदमी को जो होटलों में जाके एक रात में 10-10, 12-12, 20-20 हजार रुपए का खाना खाता है, क्या एक आम आदमी पे हम इन्फ्लेशन डालें, ज्यादा कर्जा लेके और उसकी कमर तोड़ दें सिर्फ उसको रिलीफ देने के लिए, जो एक होटल में जाता है और एक रात में 20,000 रुपए का खाना खा लेता है? ये कहीं बात समझ में आती है? हमें सब्सिडी दें, आप उन लोगों को दें जो आम लोग हैं, सही, जिनके वसाइल इतने नहीं हैं। ये सब्सिडी जो हम आंखें बंद करके दे देते हैं अमीरों को अमीर होने के लिए, आपको पता है तकरीबन 70% पेट्रोल जो है वो एक आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता, वो इस मुल्क का एक अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। सही, उनकी हर घर के तो 4 गाड़ियां खड़ी होती हैं कम से कम, तो वो हर बात में। आयशा साहब, अगर IMF से बात आगे बढ़ाते हैं, अगर IMF से पैसे मिल भी जाते हैं तो क्या वो काफ़ी होंगे मौजूदा नए माली साल के लिए, या आप समझती हैं कि हमें मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद की हमें ज़रूरत होगी? जैसे सऊदी अरब हमेशा मुश्किल में हमारे काम आया है, चाइना है, UAE है, क्या यहाँ से भी हमें पैसों की ज़रूरत होगी? देखिए, गुजारिश ये है कि इंशाल्लाह अब IMF से हम बात कर रहे हैं, हमारी बड़ी कभी उम्मीद है कि बात हमारी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। उनकी तरफ से हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अगले बजट में आप देखेंगे कि हाँ, जो हालात हैं वो आपके सामने नजर आएंगे। इस वक्त सच्चाई ये है कि जो करंट अकाउंट का खसारा ये पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ा है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये बात मैं ज्यादा बार बार नहीं कहूँगी, इसलिए कि यही इमरान खान की गवर्नमेंट कह रही थी जब वो आ रहे थे, लेकिन अब हकीकत ये है कि वो जो खजाना ये छोड़ के गए वो उससे ज्यादा है। अब पॉइंट ये है कि हमें तो करना है, हम ब्लेम गेम में कल के अपनी अगर सारी मेहनत ब्लेम गेम में लगा देंगे कि उनके ऊपर उंगलियां उठाए, तो हमारा टाइम इस पे नहीं लगेगा कि हम हालात ठीक कर सके। हम हालात ठीक करने पे फोकस कर रहे हैं। जो मुमकिन वसाइल होंगे वो हम लेकर आएंगे, जितनी जरूरत है इंशाल्लाह हम करेंगे। हम एक खुदमुख्तार मुल्क है, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के फाइनेंस को अच्छा करना चाहते हैं, इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं, लोगों को हमारा साथ देना है, क्योंकि जो खराबियां इतने सालों में हुई है, ये पिछले 3-4 साल में खास तौर पे, वो 3-4 हफ्ते या 3-4 महीने में ठीक नहीं होंगी।
आप देखेंगे अच्छा नतीजा निकलते टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा नतीजा निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर बराए फाइनेंस आयशा गौस पाशा साहिबा मेरे साथ थी, शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा जो किया गया है, इसी क्या सिर्फ यही मुश्किल फैसले लेना बाकी थे इस हुकूमत के लिए, या आप समझते हैं कि IMF के साथ ये भी हमेशा हुकूमतों ने डील की है, जब ये आवाम पर इतनी मुश्किलात आपने आगे पास ऑन करनी है तो हुकूमतें फेजेस में फैसला करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फेज का फैसला है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपए बढ़ाएंगे, मजीद बढ़ाने के लिए वो हो सकता है महीने बाद बढ़ा दें, 2 महीने बाद बढ़ा दें, क्या ऐसा भी हो सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये पहली किस्त है, इसके बाद बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 10 जून को जो बजट आएगा उसमें पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता, उसके बाद में 410 अरब रुपया रखा जाएगा, यानी वक्तन फवक्तन ये भत्ता लिया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। तरक्याती अखराजात में कटौती की जाएगी और इस तरीके से जो शरह नमू है वो 4-4.5% पर आ जाएगी। गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ IMF के खाते में डालने की ज़रूरत नहीं है। कौम के साथ सच बोला करें। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ। डार साहब जो इनके सीनियर रहनुमा हैं, अब ये सब वहाँ गए थे जो लंदन, वहाँ से जो है मुज़ाकरात करके आए। डार साहब ने आज खुल के कहा है कि ये फ़ैसला सही नहीं है। उन्होंने खुल के कहा है कि ये जो 202 रुपए पर रुपए की कदर आ गई है, ये सट्टेबाजी है। ये 160 से 70 रुपए पर होनी चाहिए थी। अब 160-170 तो नहीं, मगर 180 पर यकीनन होनी चाहिए थी। लेकिन जो चीज़ बात मैं कह रहा हूँ कि ये इजाफा किए बगैर भी IMF से किस्त मिल सकती थी। हुकूमत ने ये ऑप्शन क्यों? देखिए, इसकी 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान ने जिस वक्त टैक्स एमनेस्टी दी थी 2019 में, तो उसमें ये कानून बन गया था, कानून, और वो ये था कि जो लोग इस टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे और जिनकी चोरी के रिश्वत के असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं, जिनकी तफसीलात FBR में मौजूद हैं, उस पर मैंने हिसाब लगाया कि अगर मुल्की कानून के तहत टैक्स दिया जाए तो हुकूमत को मुख्तसर वक्त में 900 अरब रुपया मिल सकता था। अच्छा। कानून तोड़ के आप उस पैसे को लेना नहीं चाहते, आवाम को कुचलना चाहते हैं, मईशत को तबाह करना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे 900 अरब क्या बात कर रहे हैं, मैं आपसे बता दूं। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया, चोरी का पैसा है, रिश्वत का है, एमनेस्टी से उसने फ़ायदा नहीं उठाया। मुझे बताया जाए कि क्या मुश्किल है उस कानून के तहत जो मौजूद है, एक ख़त उसको लिख दिया जाए कि जनाब ये चोरी के पैसे का आपका है, आपने इस पर इनकम टैक्स नहीं दिया। एक मुलाजिम जो सरकारी होता है या वो जब कौमी बचत में पैसा लगाता है उस इनकम पे वो टैक्स दे चुका होता है, आपने नहीं दिया। अब आप इस पर टैक्स दे दें। अगर आप नहीं देते तो आप इसको कैश पे नहीं करा सकते, मुनाफा रुक जाएगा, और अगर नहीं देते हम काट लेंगे। अगर ये अनअसास टैक्स लिया जाए 900 अरब रुपया मिल सकता है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते, अवाम को कुचलना चाहते हैं। एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, मुझे जवाब दे। दूसरे कि IMF के खाते में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं जून में जो बजट पास हुआ था, इमरान खान ने किया था, उसमें 30 रुपये लीटर रखा गया था ऑलरेडी कि हम लेंगे, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे। ये हो चुका था। एक दूसरे जो एक मुआहदा तहरीरी हुआ था IMF के साथ, जिसमें ये कहा गया था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते रहेंगे बिजली की जून तक। नहीं, तो अगर ये मुआहदा हुआ था तो फिर 10 रुपए फी लीटर कम क्यों किया? ये तो फिर मुआहदे की पासदारी तो नहीं की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट देखे हैं। ये 28 फरवरी को जिस वक्त उन्होंने ये मुआहदा तोड़ा है इमरान खान साहब ने, तो IMF का कहना था भाई ये सॉवरेन स्टेट की एक आपने दिया था, गारंटी की थी, एग्रीमेंट मैंने देखा है, वो उन्होंने तोड़ा
उसका नतीजा ये हुआ कि जो 900 मिलियन डॉलर यानी 1 अरब की किस्त मिलनी थी, IMF ने वो रोक ली। अगर वो रोक ली और प्रोग्राम रुक गया, अगर वो 1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाती तो आपको सऊदी अरब से पैसा मिलना था, UAE से पैसा मिलना था, इंटरनेशनल बॉन्ड्स आप इशू करते वहाँ से पैसा मिलना था, वो सब मशरूत थे IMF से। तो उन्होंने जो ये मुआहदा तोड़ा, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, तहरीरी मुआहदा तोड़ा है उन्होंने। IMF ने किस्त रोक ली, अगर वो पैसा उस वक्त मिल जाता आज डॉलर 180 रुपए पर होता। तो ये क्यों तोड़ा गया, इसका एहतसाब होना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल बात कर रहा हूँ कि एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने इसलिए तोड़ा था कि वो ये चाह रहे थे कि जो अपोजिशन की तहरीक थी उसको कमज़ोर कर दिया जाए। उस वक्त नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था उसमें से, लेकिन डॉक्टर साहब पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ गई, ये IMF के मुआहदे का हिस्सा था। बिजली की कीमतें बढ़ाना, क्या ये भी मुआहदे का हिस्सा है? जो अब आप कह रहे हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा बिजली की कीमतें बढ़ना, तो ये भी हमें 1-2 दिन में नजर आएगा? नहीं, 1-2 दिन का तो मैं नहीं कह सकता, चंद रोज़ों में होगा, लेकिन मुआहदे का हिस्सा था, मुआहदे का हिस्सा था, बिल्कुल था, तहरीरी मुआहदा था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने किया था। ये मुआहदा तोड़ा गया, लेकिन उन्होंने ज़रूर तोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इनको ये कहना नहीं, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि रुपए की कदर को गिरने से रोकते? देखिए, हुकूमतें बहुत ताकतवर होती है। मैं 4 मिसालें दे सकता हूँ माजी में कि हुकूमतें और स्टेट बैंक ने मिलके रुपए की कदर को वापस ठीक कराया, वो इन्होंने कोशिश नहीं की। हाँ, इतना बड़ा मुल्क है, अगर जो है वो हमें याद है कि वो रजा बाकर 13% पे डॉलर में कर्जे ले आए थे, हमें इतना लाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हुकूमत चाहती तो अपने रिजर्व्स बढ़ा सकती थी। ये सही है कि इमरान खान ने जो फैसला किया था उसके बाद 6 अरब डॉलर के रिजर्व्स गिर गए, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान इतनी बेबस थी? क्या आप फॉरेन बैंक से कर्जे नहीं दे सकते थे शरत सूद पर? क्या आप मनी चेंजर्स को धमकी नहीं दे सकते थे? तो आज इसाक डार ने कहा है, और बिल्कुल सही कहा है, कि सट्टेबाजी हो रही है। और अगर ये उनको धमकी, सर एक और चीज बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स, लग्जरी इम्पोर्टेड आइटम्स के इम्पोर्ट पर बैन किया गया है जिन ममालिक से, आपको लगता है कि ये उन ममालिक के साथ अंडरस्टैंडिंग से किया गया है? क्योंकि ये भी खदशात है कि आप दूसरे ममालिक से इंपोर्ट बंद कर रहे हैं तो वो ममालिक फिर आपसे भी जो है ना वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी नहीं आपसे चीज़ें लेंगे, तो बड़ा नुकसान होगा, ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। आपको लगता है ये एक अंडरस्टैंडिंग से हुआ है ये सब? जो मैं आपसे अपनी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, ना किसी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कोई मुआहदा तोड़ा है, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सही किया है उन्होंने, बिल्कुल 100% सही किया। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सब गलत बयानी कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, अपने मफाद में कर रहे हैं। हुआ तमाशा क्या है, मैं आपको, ये कतई नाकाफ़ी है। मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, हवा में बात करने का मैं आदी नहीं हूँ। हुआ ये था कि जुलाई से अप्रैल तक 2022 तक 10 महीने में पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो 65 अरब डॉलर रहीं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज़्यादा हैं। ये कारनामा था शौकत तरीन का, इमरान साहब का और स्टेट बैंक का। 21 अरब डॉलर 10 महीने में हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई, 65 अरब डॉलर कर दिया गया। आपको किसने कहा था, कौन से हकीम ने कहा था कि आप शरह सूद को गिराएं, जो कि स्टेट बैंक ने गिराया था, कानून तोड़ा था स्टेट बैंक ने, और वो जो गिराया था मार्च से जून तक, वो डिस्काउंट रेट गिरा के बैंक के खातेदारों से 800 अरब रुपया उनसे कम दिया गया। मेरा जुमला सुन लीजिए, करोड़ों खातेदारों को कानून तोड़कर, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस तोड़ के, तो कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, बिल्कुल सही है। लेकिन जो चीज़ हो रहा है कि ये कतई नाकाफ़ी है। हमने कोई बैन नहीं किया, हमने तो ये कहा हम इस पर ड्यूटी बढ़ाएंगे, हम उस पर ये चीज़ बढ़ाएंगे, मार्जिन बढ़ाएंगे, बैन तो आपने किया ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान मुश्किलात में रहेगा, मुश्किलात बढ़ेंगी, हमें ये आवाम को एजुकेट करना है। आप मेहरबानी करें, आवाम को एजुकेट करें ना। हमने कोई मुआहदा तोड़ा है किसी के साथ, हम कम किया है, और करना चाहिए, वरना हम फंस जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशर हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।